नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने ग्रामीण विकास में स्व सेवा क्षेत्र की नवीन प्रवृत्तियों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम कुटुंब न्यायालय को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं कुटुंब न्यायालय से। परिवार समाज की मूलभूत इकाई होती है। इसके साथ ही व्यक्ति के समाजीकरण में परिवार की बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ व्यक्ति के नैतिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, इसके साथ ही सर्वांगीण विकास में परिवार का अमूल्य योगदान होता है। यदि किसी वजह से परिवार में विवाद होता है या परिवार के सदस्यों के बीच में विवाद होता है और मामला न्यायालय जाता है, तो मामले पर निर्णय न्यायालय के द्वारा बातचीत के माध्यम से, समझौते के माध्यम से या क्षतिपूर्ति के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि इस निर्णय से न केवल दोनों पक्ष प्रभावित होंगे बल्कि परिवार पर भी इसका व्यापक एवं गहरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही सिविल न्यायालय, जिसमें पहले से ही कई मामले लंबित होते हैं, हो सकता है कि न्याय की प्रक्रिया में अधिक समय भी लग सकता है। इस वजह से जो न्याय है वह महंगा भी हो सकता है। संक्षिप्त में कहें तो पारिवारिक विवादों को कम समय में एवं सस्ते न्याय दिलाने के लिए एक नए दृष्टिकोण, नई विचारधारा के साथ बातचीत के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से या क्षतिपूर्ति के माध्यम से न्याय देने के लिए ही कुटुंब न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से इसका कोई भी प्रावधान नहीं था, परंतु भारत में समय के साथ साथ जब पारिवारिक विवादों की संख्या बढ़ने लग गई तो ये कमी महसूस हुई कि इनके त्वरित निपटान के लिए एक अलग से संस्था होनी चाहिए। इसी वजह से कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 पारित किया गया और उसी से कुटुंब न्यायालय की स्थापना हुई। इसको हम और इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत कुटुंब न्यायालय वह होता है जो पारिवारिक विवादों में मैत्री समझौतों को बढ़ावा देने के लिए विवाह एवं अन्य पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के लिए स्थापित एक संस्था है। चूंकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, इसका गठन कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 से होता है, इसीलिए ये एक क्या है, वैधानिक संस्था है। तो कुटुंब न्यायालय एक वैधानिक संस्था है जिसका मकसद होता है बातचीत के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से या क्षतिपूर्ति के माध्यम से पारिवारिक विवादों को सुलझाना, ताकि परिवार में स्थिरता बनी रहे एवं निरंतरता बनी रहे तथा परिवार के सदस्यों के मध्य में जो निष्ठा है एवं विश्वास की भावना है ये अधिक विकसित हो सके या संभाली जा सके, ताकि जो परिवार नामक संस्था है वह समाज के सामाजिक ताने बाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसके साथ ही जब कभी भी परिवार में किसी भी विवाद के माध्यम से यदि स्थिरता या फिर निष्ठा या विश्वास में कमी होती है जिससे परिवार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसी विवाद को निपटाने के लिए वहीं से इन कुटुंब न्यायालय का जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही ये जो कुटुंब न्यायालय हैं ये सिविल न्यायालय से भी कई मामलों में अलग होते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये पारिवारिक विवादों की सच्चाई जानने के लिए या मामले के तह तक जाने के लिए ये अलग से अपनी प्रक्रिया भी निर्धारित कर सकते हैं, अर्थात मामले की सुनवाई कैसे होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका निर्धारण जो फैमिली कोर्ट है या पारिवारिक न्यायालय है ये स्वयं इस प्रक्रिया का निर्धारण कर सकते हैं। सामान्य रूप से इसमें वकीलों को भी उपस्थित होने की अनुमति नहीं होती है, परंतु यदि किसी विषय पर कोई भी पक्षधर इस बात के लिए आग्रह करता है कि उसको न्यायिक मित्र की आवश्यकता है तो वकीलों को पारिवारिक विवाद लड़ने की अनुमति दी जा सकती है। राइट। इसके साथ ही जो कुटुंब न्यायालय है इसका विषय मुख्य रूप से केवल और केवल न्यायिक विवादों से संबंधित है, अर्थात पारिवारिक जो जितने भी विवाद होते हैं उन मामलों की सुनवाई कुटुंब न्यायालय में की जाती है। राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि कुटुंब न्यायालय की स्थापना
किस तरीके से होती। तो जैसा कि मैंने बताया कि मूलभूत संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन हमारे देश में जैसे ही पारिवारिक विवादों के मामले बढ़ने लग गए और इसकी आवश्यकता महसूस हुई, तब मध्यस्थता एवं बातचीत के माध्यम से हल निकालने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम है कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984। और जो पारिवारिक न्यायालय है या कुटुंब न्यायालय है या फैमिली कोर्ट है, इनकी स्थापना भी जो है कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत ही होती है। अब जो कुटुंब न्यायालय की स्थापना है उसकी हम पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि इसकी वैधानिक प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से ये जो है कुटुंब न्यायालय को अपनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर ये भी जो है वो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 का जो अध्याय 2 है, राइट, अध्याय 2 में जो कुटुंब न्यायालय के लिए जो अधिकार दिए गए हैं और जो शक्तियां दी गई हैं, तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अध्याय 2 में कुटुंब न्यायालय की अधिकार एवं शक्तियों के प्रयोग करने के लिए कुटुंब न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। और कुटुंब न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करती है, जिसमें उच्च न्यायालय से परामर्श किया जाता है। अर्थात फैमिली कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार करती है उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात। और इसकी प्रक्रिया में भी यहाँ पर 3 बिंदु स्पष्ट किए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही ये अधिनियम भारत में लागू होगा, भारत के किसी भी नगर या किसी भी क्षेत्र या किसी भी भूभाग जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, उन क्षेत्रों में, नगरों में या कस्बों में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। तो जहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहां पर फैमिली कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। दूसरा बिंदु ये कहता है कि देश में ऐसे क्षेत्र जहां की जनसंख्या हो सकता है 10 लाख से कम हो, परंतु यदि राज्य सरकार आवश्यक समझती है कि उन क्षेत्रों में भी न्यायालय, जो कुटुंब न्यायालय है, उनकी स्थापना होनी चाहिए, तो वहां पर भी जो है कुटुंब न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि राज्य सरकार जो है वो उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी भी क्षेत्र में स्थापित जो फैमिली कोर्ट हैं उनकी स्थानीय परिसीमाएं जो हैं वो स्पष्ट कर सकते हैं। और राज्य सरकार के पास ही ये शक्तियां होती हैं कि वह किसी भी स्थापित कुटुंब न्यायालय की अधिकारिता एवं विस्तार में, जो अधिकारिता एवं विस्तार है उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या उसकी जो परिसीमा है उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं। इस तरीके से फैमिली कोर्ट की जो है वो स्थापना होती है। अब हम समझते हैं यहाँ पर परिवार न्यायालय की आवश्यकता, और ये सीधा सीधा 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, इसके बावजूद परिवार न्यायालय की स्थापना क्यों की गई। तो परिवार न्यायालयों को स्थापित करने के पीछे महत्व क्या है या इनकी आवश्यकता क्या है, हम उनको इन निम्न बिंदुओं से जो है वो समझ सकते हैं। चूंकि परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई होती है, इसीलिए पूरे समाज को या परिवार को सामाजिक ताने बाने में नियंत्रित रखना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही जो सिविल न्यायालय हैं वो क्रिमिनल मामलों में या जो दीवानी मामले होते हैं उनमें एक नए दृष्टिकोण या एक विशेष दृष्टिकोण से ही न्यायालय में जो है वो सुनवाई करते हैं एवं अपना निर्णय सुनाते हैं। परंतु यहाँ पर जो मामले होते हैं वो परिवार से संबंधित होते हैं और जिसके निर्णय से न केवल दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं बल्कि पूरा का पूरा परिवार भी इससे प्रभावित होता है। इसीलिए हमारे देश के अंदर जो है एक आंदोलन हुआ कि हमारे देश में कुटुंब न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए, जिसकी स्थापना के पीछे जो आवश्यकता है उसको हम यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चूंकि परिवार में अक्सर जो भेदभाव है या फिर एक तरीके से भेदभाव है या दुर्व्यवहार है वो महिला
पुरुषों के साथ में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। इसीलिए परिवार में या समाज में पुरुष का वर्चस्व अधिक होता है, तो वहीं महिलाओं को जो वांछित अधिकार है या महिलाओं की जो प्रतिष्ठा है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसीलिए जो जितने भी पारिवारिक विवाद होते हैं वो महिलाओं से संबंधित अधिक होते हैं। इसलिए भारत में कुछ महिला संगठन इस बात पर अधिक आंदोलन कर रहे थे या जोर दे रहे थे कि भारत में एक पारिवारिक या फैमिली कोर्ट की स्थापना भी होना चाहिए, ताकि उन सभी व्यक्तियों को विशेषीकृत, सस्ता और जो सुलभ न्यायालय है या सुलभ जो न्याय है वह उनको प्राप्त हो जाए। इसके साथ ही विधि आयोग ने भी अपनी 59वीं रिपोर्ट में कहा था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। विधि आयोग ने अपनी 59th जो रिपोर्ट था उसमें भी इस बात का जोर दिया था कि जो सिविल न्यायालय हैं उनको पारिवारिक जो विवाद हैं उनमें समझौताकारी जो है वो दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, राइट, ताकि इससे परिवार की जो है प्रतिष्ठा वह भी बना रहे और परिवार टूटे ना या बिखरे ना। जो भी वाद विवाद है वो बातचीत से या मध्यस्थता से क्या होना चाहिए, हल हो जाना चाहिए। और इसके लिए जो कोर्ट है वो न्यायालय की जो सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं उनका प्रयोग ना करें, बल्कि इसकी जगह पर एक वैकल्पिक रास्ते पर सुनवाई करते हुए समझौते के माध्यम से निर्णय सुनाएं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो पारिवारिक विवाद हैं, पारिवारिक विवादों में जो मूल संविधान में जो न्यायालय स्थापित किए गए थे उन्होंने मध्यस्थता या समझौताकारी जो उपाय थे उनका उपयोग नहीं किया, राइट, जिससे न्याय, जब इन विवादों से न्याय आते थे तो उसका समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इस वजह से इन मामलों को एक नए दृष्टिकोण या नए अप्रोच से हल करने के लिए त्वरित समय में इनके समाधान के लिए जो है पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता महसूस हुई। तब जाकर फिर जो है कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 पारित हुआ और उससे ही भारत में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना की गई। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर परिवार न्यायालय का ज्यूरिडिक्शन क्या होता है या क्षेत्राधिकार क्या होता है। तो जो परिवार न्यायालय होते हैं उसमें किस तरीके के जो है मामले सुने जा सकते हैं या परिवार न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है। पहला यहाँ पर हो जाएगा विवाह संबंधी मामले। तो जो विवाह संबंधी जितने भी मामले हैं उनकी सुनवाई जो है परिवार न्यायालय या कुटुंब न्यायालय में की जा सकती है, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, विवाह की अमान्यता, राइट, विवाह को इनवैलिडेट जो है वो घोषित करना, या फिर क्या हो जाएगा जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक क्या हो जाएगा, पृथक्करण हो जाएगा। और जो न्यायिक पृथक्करण होता है वो विवाह को नलीफाइड घोषित करके, विवाह को शून्य घोषित करके या तलाक के माध्यम से हो सकता है। तो विवाह की अमान्यता हो जाएगी या विवाह का पृथक्करण। फिर क्या हो जाएगा, तलाक संबंधी मामले या वैवाहिक जो अधिकार हैं उनकी बहाली हो जाएगी, या फिर पति या पत्नी की क्या हो जाएगी, देखरेख हो जाएगी। यदि पति या पत्नी में से दोनों में से कोई भी जो है असक्षम है तो उनकी देखरेख के लिए। फिर निर्वाह भत्ता या विवाह को शून्य घोषित करना या विवाह की विधि मान्यता से संबंधित जो मामले हैं वो फैमिली कोर्ट में सुने जाते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दंपत्ति या उनमें से किसी एक की संपत्ति से संबंधित मामले। अगर हस्बैंड एवं वाइफ है, उनकी जो भी परिसंपत्ति है उसको लेकर कुछ विवाद है तो वो भी यहाँ पर सुना जा सकता है। तीसरा, व्यक्ति का अभिभावक या नाबालिग का क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। चौथा हो जाएगा यहाँ पर पति, पत्नी, बच्चों एवं माता पिता का गुजारा भत्ता। यदि किसी वजह से पति, पत्नी या बच्चे अपने आर्थिक सामाजिक विकास के लिए यदि वित्तीय रूप से असक्षम है तो उनको गुजारा भत्ता दिलाने के लिए भी जो मामले हैं वो यहाँ पर सुने जा सकते हैं। फिर भरण पोषण या सीआरपीसी की जो धारा 125 है, राइट, और सीआरपीसी की जो धारा 125 ये कहती है कि यदि पति या पत्नी, विशेषकर पत्नियां, अगर वो वित्तीय संसाधन उनके पास में नहीं है और वो अपने वित्तीय खर्चों के लिए, आर्थिक खर्चों के लिए जो है हस्बैंड पर
आश्रित हैं तो उनको भी जो है न्याय दिलाने के लिए भी जो है इस मामले के तहत सुनवाई की जा सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर कुल मिलाकर जो परिवार न्यायालय का ज्यूरिडिक्शन है तो उसमें जो जितने भी पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है। और एक और विशेषता है कि जो कुटुंब न्यायालय है वो कई बार मामलों की सुनवाई को आगे आगे बढ़ाता है। उससे क्या होता है कि उससे जो दोनों पक्ष हैं उनमें समझौता होने की भी संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। परिवार में दरअसल कई बार छोटी छोटी बातों को या कई बार बड़ी बातों को लेकर भी जो है मनमुटाव हो जाता है और उस वजह से भी कई बार मामला न्यायालय में चला जाता है, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद में परिवार के हित के लिए वो एक दूसरे से समझौता करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो कई बार जो है समझौते की संभावना के लिए भी जो है न्यायालय कार्यवाही को एक विशेष समय के लिए भी जो है स्थगित कर सकता है। तो ये जो है पूरे के पूरे परिवार न्यायालय के क्या हो जाएंगे, क्षेत्र अधिकार या ज्यूरिडिक्शन को हमने समझा। अब जो परिवार न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हम यहाँ पर प्रावधानों को समझते हैं, राइट। तो ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है प्रश्न कि परिवार न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझाइए, या कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इससे संबंधित जो जितने भी A to Z जानकारी है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली चीज तो मैंने यहाँ पर ये बताई है कि जो कुटुंब न्यायालय है उनकी स्थापना हाई कोर्ट की सहमति से राज्य सरकारों द्वारा की जा सकती है और राज्य सरकार ही यहाँ पर कुटुंब न्यायालयों की स्थापना करते हैं और उसमें न्यायाधीशों की संख्या एवं दायित्वों का निर्धारण करते हैं, जिनको हम यहाँ पर निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि यदि कोई फैमिली कोर्ट एक या एक से अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, तब यहाँ पर पहला बिंदु तो ये है कि अगर एक से अधिक न्यायाधीश हैं तो वो सभी न्यायाधीश जो फैमिली कोर्ट अधिनियम 1984 है उसमें प्रदत्त सभी शक्तियों का भली भांति क्या कर सकते हैं, प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं। दूसरी चीज, राज्य सरकार इन सभी न्यायाधीशों में से एक को प्रधान न्यायाधीश और दूसरे को अपर प्रधान न्यायाधीश जो है वो नियुक्त कर सकती है फैमिली कोर्ट में। यहाँ पर जो प्रधान न्यायाधीश होता है वह अन्य न्यायाधीशों के कार्यभार है उनको समय समय पर जो है वो व्यवस्थित करता है, राइट। इसके साथ ही जब प्रधान न्यायाधीश बीमारी की वजह से या अवकाश पर चले जाने से या अन्य किसी कारण से जब वह अपनी कार्य एवं शक्तियों का निर्वहन नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में जो अपर प्रधान न्यायाधीश है वह प्रधान न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और वह जो पारिवारिक विवाद हैं उनको निपटाने के लिए जो जितने भी न्यायाधीश हैं उनके बीच में कार्यभार का वितरण के लिए जो है इंतजाम करता है या उनको नियंत्रित करता है। दूसरा, यहाँ पर यदि फैमिली कोर्ट में जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं तो इनकी योग्यताएं भी इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। वो योग्यताएं कौन कौन सी है? सबसे पहली तो ये है कि फैमिली कोर्ट में उस व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो भारत में किसी न्यायिक पद या किसी अधिकरण ट्राइब्यूनल के सदस्य के रूप में अथवा राज्य के अधीन कोई भी ऐसा पद जो है धारण किया हो और उसके लिए भी यदि न्यायिक पद या अधिकरण में सदस्य के रूप में या कोई अन्य पद उसने 7 वर्ष तक क्या किया है, धारण किया है, अर्थात 7 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसके लिए विशेष ज्ञान अपेक्षित है। तो 7 वर्ष का एक्सपीरियंस होने पर उसको न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा हो जाएगा यदि वह व्यक्ति किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 7 वर्ष तक, कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता या एडवोकेट हो या रहा हो। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कि वह व्यक्ति केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अन्य कोई अर्हता धारित करता हो तो उसे भी फैमिली कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। इसके साथ ही फैमिली कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है
पहला, यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि जिस व्यक्ति का फैमिली कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जा रही है वह विवाह संस्था की संरक्षा करने और उसे बनाए रखने तथा बालकों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या हो, प्रतिबद्ध हो। दूसरा, वह व्यक्ति अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता के कारण सुलह एवं परामर्श द्वारा जो विवाद है उनको निपटाने की अर्हता रखता हो। और तीसरा, इसमें महिलाओं को जो है वो अधिमान्यता दी जाती है। तो इस तरीके से जो फैमिली कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों को अपॉइंट किया जाता है। और इसमें कार्यकाल भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति फैमिली कोर्ट में 62 वर्ष की आयु तक ही जो है न्यायाधीश का पद धारण कर सकता है, उसके बाद में रिटायरमेंट हो जाएगा। अगला बिंदु यहाँ पर यह है कि जो जितने भी न्यायाधीश हैं, राइट, फैमिली कोर्ट में नियुक्त सभी न्यायाधीशों का जो वेतन है, मानदेय है, अन्य भत्ते हैं या उनकी सेवा शर्तें वो होंगे जो राज्य सरकार निर्धारित करती है और राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्धारित करती है या विहित करती है। इसके साथ ही जो न्यायालय होते हैं, फैमिली कोर्ट होते हैं, उसमें न्यायाधीशों के अतिरिक्त भी परामर्शदाता, अन्य अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी भी होते हैं। तो हम यहाँ पर फैमिली कोर्ट में न्यायाधीशों के अतिरिक्त जो परामर्शदाता या अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित प्रावधानों को भी समझेंगे। पहला यहाँ पर यह है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श करके ही फैमिली कोर्ट अपनी अधिकारों एवं शक्तियों की निर्वहन में सहायता के लिए परामर्शदाताओं को भी क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। यदि उनको अपेक्षित है तो अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को भी नियुक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर अधिकारियों की जो है अधिकार, परामर्शदाता, अधिकारी या कर्मचारी, उनकी कितनी संख्या होगी, वो कौन से प्रवर्ग के होंगे, राइट, उन सब का जो है वो निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। दूसरा, जो परामर्शदाता हैं उनके सहयोजन के निबंधन और शर्तें तथा जो अधिकारी एवं कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते, उनके अधिकार, राइट, उनकी जो सेवा शर्तें हैं वह भी राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से निर्दिष्ट की जाती हैं या बताई जाती हैं। अब जो कुटुंब न्यायालय का निर्णय है उसको हम समझते हैं यहाँ पर कि जो कुटुंब न्यायालय का आदेश होता है या जो निर्णय होता है उसमें कौन सी शक्तियां निहित होती हैं। दरअसल जो सिविल न्यायालय के द्वारा जो भी डिक्री जारी की जाती है या जो भी आदेश दिया जाता है वही शक्तियां जो है वो किसमें, पारिवारिक न्यायालय के द्वारा जो पारित कोई डिक्री होती है या आदेश होता है वही उसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। कुल मिलाकर सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के बराबर ही कुटुंब न्यायालय का आदेश या डिक्री क्या होता है, प्रभावशाली होता है। अब यदि कोई व्यक्ति कुटुंब न्यायालय के जो डिसीजन है या निर्णय है, आदेश है, डिक्री है, उससे कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो क्या वह अपील कर सकता है? हाँ, बिल्कुल, इसमें अपील की जा सकती है। तो ये भी जो है 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुटुंब न्यायालय के निर्णय की अपील कितने दिनों में की जा सकती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या किस न्यायालय में कर सकते हैं या किस आधार पर कर सकते हैं। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। तो परिवार न्यायालय द्वारा जो कोई भी आदेश होता है या डिक्री होता है उसकी विरुद्ध उच्च न्यायालय में जो है वो अपील की जा सकती है और अपील का आधार विधि सम्मत और तथ्य सम्मत दोनों हो सकता है। तो तथ्य के आधार पर और विधि दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय में जो है वो अपील की जा सकती है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर समय भी निर्धारित किया गया है कि फैमिली कोर्ट जब अपना डिक्री या आदेश जारी कर देगा तो विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर ही जो है उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 30 दिन के बाद में अपील करने का अधिकार नहीं होगा। इसके साथ ही एक और विशेष बात याद रखनी है कि चूंकि परिवार न्यायालय में अधिकांश जो फैसले होते हैं वो बातचीत के माध्यम से या समझौतों पर आधारित होते हैं, और जब कभी भी समझौता होता है और उन समझौतों में यदि दोनों पक्षों की सहमति से ही क्या हुआ है, आदेश पारित हुआ है,
अर्थात दोनों पक्षों ने यह सहमति दे दी है कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं और उसके बाद में आदेश आया है, तो फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपील नहीं कर सकता है। राइट। अब ये जो अपील की सुनवाई है, इसके संबंध में भी प्रावधान है। जब कभी भी फैमिली कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित होता है उसके विरुद्ध में यदि अपील होती है तो वो हाई कोर्ट में होगी, और हाई कोर्ट में भी उस अपील का निराकरण जो है 2 या 2 से अधिक न्यायाधीशों से मिलकर एक न्यायपीठ द्वारा ही उन अपीलों का जो है वो निपटान किया जाता है। अब हम यहाँ पर जो कुटुंब न्यायालय है या फैमिली कोर्ट है उसकी विशेषताओं को समझेंगे। तो जाहिर सी बात है, इतनी देर से हम जो पढ़ रहे हैं उससे आपको जो है ये आइडिया लग गया होगा कि कुटुंब न्यायालय की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फिर भी हम कुछ और अन्य विशेषताओं को यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा कि कुटुंब न्यायालय की जो विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना। दरअसल जब विवाद परिवार में होता तो कई बार बोला जाता है कि किसी के भी परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परिवार के व्यक्ति आपस में लड़ लेते हैं, वो एक दूसरे से बात करने लगेंगे, आप बीच बचाव में जाएंगे तो हो सकता है आपका नुकसान हो। या फिर दूसरी बात यह है कि पारिवारिक जो बातें हैं वो क्यों जनहित में उजागर हों, या क्यों लोग उन बातों को सुने जो कि परिवार के लोगों के बीच में किसी भी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। इसीलिए यहाँ पर परिवार की गरिमा को बनाए रखने के लिए, परिवार की गरिमा को, परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जो कुटुंब न्यायालय है उसमें जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं या कार्रवाई होती हैं वो बंद कमरे में की जाती हैं। और इसके पक्ष में भी 3 बातें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ऐसे वाद विवाद जो कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत सुने जा रहे हैं और उसमें कोर्ट को लगता है यदि न्यायालय ऐसा चाहता है तो जो कार्रवाइयां हैं वो बंद कमरे में होंगी, या फिर जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष में से यदि कोई भी एक पक्ष चाहता है कि जो कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स है, वो बंद कमरे में होना चाहिए, तो भी जो है जो कार्रवाइयां हैं वो बंद कमरे में होती हैं। राइट। दूसरा यहाँ पर ये है कि चिकित्सा और कल्याण विशेषज्ञों की सहायता। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कुटुंब न्यायालय है वो फैसला सुनाने के लिए या सच्चाई की तह तक जाने के लिए कई परामर्शदाताओं को भी क्या कर सकता है, जो है परामर्शदाताओं की भी स्थापना हो सकती है फैमिली कोर्ट में। तो वही यहाँ पर जो है वो कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर जो पारिवारिक विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए, उनकी शक्तियों का दायित्व करने के लिए यदि न्यायालय को किसी चिकित्सा अधिकारी की आवश्यकता होती है या फिर कोई कल्याण विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है तो न्यायालय उनकी जो है वो राय को भी जान सकता है। राइट। और चाहे वो चिकित्सा विशेषज्ञ या कल्याण विशेषज्ञ उन पक्षकारों का नातेदार हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा अधिकारी और कल्याण विशेषज्ञों की जो है सेवाएं जो है न्यायालय प्राप्त कर सकता है। राइट। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा विधिक प्रतिनिधित्व का जो है वो अधिकार। यहाँ पर मैंने अभी ये बताया था कि जो परिवार न्यायालय होते हैं उसमें त्वरित फैसला देने के लिए एवं मध्यस्थता या बातचीत के माध्यम से जो है वो आदेश दिए जाते हैं या निर्णय सुनाए जाते हैं। इसीलिए सामान्य रूप में इसमें किसी भी व्यक्ति को जो विधि व्यवसायी होता है या वकील करने की अनुमति नहीं होती है। परंतु यदि कोई पक्षकार अपने जो है कोई पक्षकार इसकी मांग करता है और न्यायालय अगर इसको आवश्यक समझता है तो वह न्याय मित्र के रूप में जो सहायता ले सकता है। तो कुल मिलाकर अगर अधिकार की बात करें तो कोई भी पक्ष जो है उसको यह अधिकार बिल्कुल नहीं होता है कि वह विधि व्यवसायी जो है द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जाए या फैमिली कोर्ट में वह अपना वकील कर सके, ये उसको अधिकार नहीं है। परंतु यदि न्याय के हित में ऐसा होता है, अगर किसी व्यक्ति को न्यायिक जानकारी बिल्कुल नहीं है और न्यायालय ऐसा
समझता है तो न्यायालय वहाँ पर न्याय मित्र की सहायता लेने के लिए भी जो है वो आदेश या अपनी सहमति दे सकता है। फिर अगला जो चौथा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्यस्थता या समझौताकारी उपाय। जो सामान्य सिविल कोर्ट के जो आदेश होते हैं उनमें दरअसल मध्यस्थता एवं समझौताकारी जो है उपाय हैं उनको उचित नहीं समझा जाता है, जबकि परिवार के प्रतिष्ठा के लिए, पारिवारिक संतुलन के लिए बातचीत, मध्यस्थता या समझौता अति अनिवार्य होता है। इसीलिए परिवार टूटे ना, बिखरे ना, पारिवारिक जो प्रतिष्ठा है या अन्य सदस्य हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसीलिए फैमिली कोर्ट में जो मध्यस्थता है एवं समझौताकारी उपाय हैं उनको अधिक प्राथमिकता दी जाती है। अब हम अंत में यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि कुटुंब न्यायालय या जो फैमिली कोर्ट है उसमें कौन कौन से जो है वो मामले आते हैं। दरअसल जो ज्यूरिडिक्शन में हमने पढ़ा था वही की वही बात यहाँ पर है। तो कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत जो मामले सुने जाते हैं या कुटुंब न्यायालय के जो कार्य हैं वो दोनों ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर पूछा जाए कि कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत कौन से मामले सुने जाते हैं, ये भी हो सकता है 5 नंबर में या 11 नंबर में पूछा जा सकता है, या कुटुंब न्यायालय के कार्य कौन कौन से हैं ये भी 11 नंबर में पूछा जा सकता है, राइट। तो कुटुंब न्यायालय के जो कार्य हैं या कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत जो मामले आते हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो पारिवारिक मामला है वो एक कैसा होता है, दीवानी मामला होता है, राइट, जिसमें अधिकांश जो वाद विवाद होते हैं वो घरेलू मामले से जुड़े होते हैं, जिनको हम यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, विवाह संबंधी, और विवाह संबंधी में भी क्या हो जाएगा, विवाह विघटन हो जाएगा या डिसोल्यूशन हो जाएगा। यदि दंपति, पति या पत्नी किसी भी वजह से अपने परिवार का डिसोल्यूशन चाहते हैं तो तलाक के माध्यम से या विलोपन के माध्यम से उनके जो विवाद हैं उनको समझाया जा सकता है। और इसके लिए जो हिंदू विवाह है विच्छेद अधिनियम 1955 की जो धारा 13B है, इस अधिनियम के माध्यम से जो व्यक्ति हैं वह अपने विवाह का जो है वो विघटन कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पितृत्व एवं बाल हिरासत हो जाएगा। जब भी कभी किसी बच्चे के पिता को घोषित करने की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में भी जो फैमिली कोर्ट है वह किसी व्यक्ति को किसी बच्चे का जो है स्थायी रूप से पिता जो है वो घोषित कर सकता है फैमिली कोर्ट। इसके साथ ही जब भी विवाह विच्छेदन होता है या जो मैरिज सेपरेशन होता है, जुडिशियल सेपरेशन होता है, उस स्थिति में बच्चे की जिम्मेदारी किसको देना चाहिए, माता को या पिता को, तो जो चाइल्ड कस्टडी से संबंधित मामले होते हैं वह भी फैमिली कोर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। फिर अगला हो जाएगा घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण के आदेश। जब कभी भी घरेलू हिंसा से कोई भी महिला या अन्य व्यक्ति अगर पीड़ित होता है तो वह व्यक्ति भी अपने हित में अदालत से संरक्षण आदेश जारी करने के लिए जो है वो कह सकता है। और दरअसल ये जो है इसकी सुनवाई जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत जो है वो संरक्षण आदेश जारी करने के लिए कह सकता है। फिर अगला हो जाएगा नाम परिवर्तन। यदि कोई बच्चा या वयस्क कानूनी रूप से अपना नाम जो है परिवर्तित करना चाहता है तो नाम परिवर्तित करने के लिए भी वह फैमिली कोर्ट जा सकता है। फिर क्या हो जाएगा, संरक्षकता हो जाएगा या गार्जियनशिप में हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा है और वह अपने चिकित्सा संबंधी व्यक्तिगत या वित्तीय निर्णय लेने में क्या है, असमर्थ है, तो इस स्थिति में ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि उसका संरक्षकता या गार्जियनशिप कौन होगा। इस स्थिति में न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि जो बच्चा है या वयस्क है उसका गार्जियन कौन होगा। फिर अगला हो जाएगा माता पिता के अधिकारों और दत्तक ग्रहण की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। अगर कोई ऐसा मामला आता है जिस मामले में न्यायालय को लगता है कि माता पिता ने बच्चे के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया है, बच्चे का परित्याग कर दिया है या उसकी उपेक्षा की है या उसके विकास में योगदान नहीं दिया है, अपने
माता एवं पिता के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, दुर्व्यवहार किया है, तो अदालत उस बच्चे के जो माता पिता के अधिकार हैं उनको समाप्त कर सकती है, राइट। या फिर अगर कोई दत्तक पुत्र है उसके साथ में भी अगर परित्याग है, उपेक्षा है, तब भी उसका जो एडॉप्शन राइट है वह भी जो है वो अदालत क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का कानूनी माता पिता बनना चाहता है तो न्यायालय उसको गोद लेने की भी जो है वो अनुमति दे सकती है, और यह भी जो है वो द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में वर्णित है। फिर जुवेनाइल मैटर्स हो जाएंगे। तो पारिवारिक न्यायालय में जो बच्चे हैं, जुवेनाइल्स हैं, राइट, उनके शोषण से संबंधित या बाल उपेक्षा से संबंधित या फिर उनके साथ में जो अवैध व्यवहार होता है उससे संबंधित जितने भी मैटर्स हैं वो फैमिली कोर्ट में सुने जा सकते हैं, और इसके लिए भी एक पूरा का पूरा अधिनियम है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, राइट। तो कुल मिलाकर यदि किसी भी बच्चे के साथ में शोषण होता है, राइट, उसकी अपेक्षा होती है या उसके साथ में दुर्व्यवहार होता है, तो वह भी जुवेनाइल्स मैटर्स या अपने जो जितने भी वाद विवाद हैं उनके संबंध में फैमिली कोर्ट जा सकता है। 8वां हो जाएगा, कम उम्र के लोगों की मुक्ति हो जाएगी और क्या हो जाएगा, स्वीकृति हो जाएगी। 18 उम्र से कम वर्ष के बच्चे को यदि वह अपने माता पिता के जो नियंत्रण है उससे अगर वह बाहर आना चाहता है या मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए भी वह फैमिली कोर्ट जा सकता है, और फैमिली कोर्ट माता पिता के नियंत्रण से कानूनी रूप से उस बच्चे को मुक्त कर सकती है। तो ये थे यहाँ पर हमने जो है कुटुंब न्यायालय के कार्यों के बारे में समझा, या कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा एवं समझा। इसके साथ ही हमारी जो यूनिट 4 है ये भी यहीं पर समाप्त होती है। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।